हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2023 31 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का फिजिक्स का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर। तो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 to 10। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रखा है, एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है वेलोसिटी u के साथ और टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी √3u/2 है। तो पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट पार्टिकल का कितना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो जरा इसको। तो हमने इसको u से फेंका किसी भी थीटा पर, है ना, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर हम जानते हैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बचेगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल तो अनचेंज रहता है क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होता कोई भी, है ना, हॉरिजॉन्टल में। तो u cos थीटा यहां पर था और u cos थीटा ही ऊपर रहेगा। ठीक है, और ऊपर वैल्यू कितनी दे रखी है, √3u/2। तो u से u कट जाएगा तो यहां से cos थीटा आ गया आपका √3/2। ठीक है, और हम जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u sin θ/g। तो 2 इंटू में u/g, अगर cos थीटा √3/2 है तो sin थीटा कितना होगा, हाफ होगा। ठीक है, तो आपका हाफ हो जाएगा ये। तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा u/g, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर के ऊपर। जैसा कि अपन जानते हैं सेमीकंडक्टर से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस के अंदर, कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सेमीकंडक्टर मटेरियल देन, तो क्या असर पड़ेगा रेजिस्टेंस के ऊपर और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर। अपन जानते हैं कि जैसे ही हम जो है हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो ये जो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ओवरकम कर जाते हैं इस फॉरबिडन गैप को और वो कंडक्शन के अंदर जो है वो मूव कर जाते हैं। तो कंडक्शन के अंदर जैसे ही मूव कर जाएंगे तो यहां पर अपन एक चीज बोल पाएंगे कि कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो क्वांटिटी है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और साथ में अपन जानते हैं कि सिग्मा जो हमारा होता है वो होता है NE/E/μe, है ना। तो जैसे ही ये इन NE की संख्या बढ़ेगी, साथ में NH/E/μh भी होता है, बट यहाँ पे तो हमें सिर्फ जो है वो बताना है कि इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो एक से भी आंसर कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारी NE की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी, यानी कि रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, और हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा जो है वो सरफेस टेंशन से है। ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं जो बच्चे अक्सर जिनको इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, क्वेश्चन यहां से भी आते हैं। क्या बोल रहा है कि 1000 आइडेंटिकल लिक्विड ड्रॉप्स हैं रेडियस 1 मिलीमीटर की और सरफेस टेंशन दे रखा है आपको 0.07, जो शायद वाटर का होता है। कोलैप्स टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, द हीट रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। 1000 बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद बन रही है, तो इसमें कितना हीट आपका रिलीज होगा। तो अपन जानते हैं कि जो हमारा डेल्टा एच जो होगा वो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ पर, है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। क्योंकि जैसे ही 1000 बूंदें एक बड़ी बूंद बनेगी तो सरफेस एरिया के अंदर चेंज आएगा, जो भी एनर्जी में लॉस होगा वही हीट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, लॉस हमेशा लिखते हैं u इनिशियल माइनस u फाइनल। ठीक है, और हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन जहां भी इन्वॉल्व होती है वहां पर सरफेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है सरफेस टेंशन इंटू में एरिया। तो आपका u जो है दैट इज नथिंग बट T इंटू में एरिया। क्योंकि आपकी ड्रॉप है तो सरफेस एक ही रहने वाली, सिर्फ आउटर सरफेस रहने वाली, इनर सरफेस कोई नहीं होगी। ठीक है, तो एक ही सरफेस यहां पर हमारी रहने वाली है। अब हमें टी तो मालूम है, हमें निकालना है एरिया, है ना। एरिया हमें फाइनल निकालना है, इनिशियल निकालना है। ठीक है, अब इनिशियल के लिए हमें उसने रेडियस दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है यहाँ पर, ये जो इनिशियल जो रेडियस था वो 1 मिलीमीटर था। तो पहले हमें फाइनल रेडियस निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चन में प्रोसीड कर पाएंगे। तो पहले पानी काम करते हैं, वॉल्यूम कंजर्व करके, पानी का जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, उससे अपन फाइनल रेडियस निकाल लेते हैं। तो पहले अपन यहाँ पे V कंजर्व करेंगे, तो V इनिशियल मैं अगले पेज पे कर देता हूं यहाँ पे। तो V इनिशियल शुड बी इक्वल टू V फाइनल। तो पहले 1000 बूंदे थी ना, तो 4/3 पाई r क्यूब, एक बूंद का वॉल्यूम इंटू में 1000, ये 1000 बूंद का वॉल्यूम आ गया, इज इक्वल टू एक बड़ी बूंद का वॉल्यूम विच विल बी 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई कट जाएगा तो 10r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा। तो जो बड़ी जो बूंद बनी उसकी रेडियस कितनी होगी, छोटी वाले के 10 टाइम्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे निकालना है u इनिशियल माइनस u फाइनल। उसमें अपन क्या लिखेंगे, u इनिशियल में t तो अपन कॉमन ले लेंगे, दोनों में से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और एरिया में अपन बोलते हैं सरफेस का एरिया कितना होता है, ये स्फीयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो 4 पाई तो दोनों के अंदर कॉमन आएगा, तो 4 पाई को भी अपन बाहर ले लेते हैं ना।
तो 4 पाई भी मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब हमें लिखना है यहां पर एरिया इनिशियल कितना होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और आर कितना था 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, और ऐसी कितनी बूंदे थी 1000 बूंदे थी, 1000, ठीक है। माइनस में यहां पर अपन करेंगे जो बाद में जो फाइनल एरिया हमारा हो गया, फाइनल एरिया हमारा बूंद एक बन गई, लेकिन रेडियस कितनी होगी 10 टाइम्स जो है वो हो चुकी है, तो बाद में हमारा जो आएगा वो आएगा 10 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो यहां से आप 4 रख दीजिए, पाई का वैल्यू 22/7, अच्छा उसने वैल्यू दे रखा है क्योंकि सरफेस एरिया का वैल्यू कितना है 0.07 है, तो 7/10, और यहां से आप इसको सोल्व कर लीजिए, मिलीमीटर को आप लोग जो है वो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर आगे यहां से अपन ये इजीली सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से सोल्व करके हमारा जो है आंसर इनमें से एक कोई ना कोई निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। The maximum potential energy of particle executing SHM along x-axis about x is equal to 0 is 25 joule. Find with amplitude a, find kinetic energy of the particle at x is equal to a/2. तो एक ये बॉडी है जो आपकी x इज इक्वल टू 0 के अबाउट SHM कर रही है, ठीक है, और पूछ रखा है, उन्होंने बता रखा है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एनर्जी है वो 25 जूल है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां पर कि अपन जानते हैं हाफ के ए स्क्वायर होता है पोटेंशियल एनर्जी, है ना, जिसको अपन क्या लिख पाएंगे हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो वो आपको कितना दे रखा है 25 जूल के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो आपको जाहिर सी बात अपन ये एज्यूम कर रहे हैं यहां पर कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर कितनी है 0 है, ठीक है। ये एज्यूम करते हुए अपन ये काम कर रहे हैं यहां पर, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 जूल आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी x इज इक्वल टू a/2 पे क्या होगी, तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ओमेगा a तो यही हो गया और x का वैल्यू कितना है a/2, तो स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4, तो दैट विल कम आउट एज √3 ओमेगा a/2। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अगर वेलोसिटी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर, और v से कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इनटू में 3/4। तो हाफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर का वैल्यू जो है वो अपने को दे रखा है 25, तो ये आंसर कितना हो जाएगा यहां पर 25 इंटू में 3/4, तो 75/4, तो कितना आ गया करीब करीब, यहां से अपन ऑप्शन देख सकते हैं ये, तो 1 और ये आपका बन जाएगा 35, तो 30 कितना हो जाएगा ये 18 है ना करीब करीब ये हमारा 118 करीब करीब जो है यहाँ पे हमारा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट निकाल लेते हैं 75/4 कितना बनेगा एग्जैक्टली 25 इंटू 75/4, तो 1 हो गया यहाँ पर 35, ठीक है, तो 8 पे गया, ठीक है, 32 30, तो फिर 7 पे जाएगा, ठीक है, फिर 5, तो 18.75 जो है प्रिसाइजली आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है। चलो, तो ये हमने यहां पर अज्यूम किया कि x इज इक्वल टू 0 पे हमने जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने यहां पर 0 कंसीडर की है, ठीक है। चलो फिफ्थ में बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 3r फ्रॉम द सरफेस इज g1 एट डेप्थ d फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज g2, g2 का वैल्यू 4g1 है, तो फाइंड डेप्थ। तो इसमें अक्सर जो बच्चे फॉर्मूला याद करते हैं, तो डेप्थ का तो फॉर्मूला अपन ये वाला याद करते हैं, g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस d बाय r, ठीक है। और हाइट का अपन जो फॉर्मूला याद करते हैं वो ये करते हैं, g डैश इज इक्वल टू g1 प्लस 2h बाय r। बट आपको यहां पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि यहां पर ये वाला फॉर्मूला तब होता है जब हाइट जो है वो बहुत ही कम होती है रेडियस के मुकाबले, बट यहां पे हाइट कितनी दे रखी है 3 टाइम्स जो है रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है, तो यहां पे आपको सिंपली gm अपॉन में r स्क्वायर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपन, तो पहले अपन निकाल लेते हैं कि इन्होंने क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 3r फ्रॉम द सरफेस इज g1, तो g1 का वैल्यू हमें दे रखा है, तो g1 कितना होगा यहां पर, दैट विल बी gm अपॉन में हाइट अगर 3r है तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4r, दैट विल बी 4r का स्क्वायर यानी कि 16r स्क्वायर। और अपन जानते हैं gm बाय r स्क्वायर क्या होता है, सरफेस का होता है ना, तो कितना आ गया बेसिकली g ऑफ सरफेस अपॉन में 16, ये आपका निकल करके आ गया। पूछा है कि ये आपका g1 निकल करके आ गया, उन्होंने बोला कि g2 जो है 4 टाइम्स g1 है, ठीक है। तो g2 कितना हो जाएगा आपका, g2 हो जाएगा 4 टाइम्स g1 एंड g1 इज gs बाय 16, तो g2 आपका हो जाएगा gs बाय 4, ठीक है। तो ये आपका g2 गिवन है, आपको डेप्थ बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो g2 का वैल्यू कितना हो गया gs बाय 4 इज इक्वल टू, ये तो gs ही है,
1 माइनस डी बाय आर, आर यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ है, जी से जीएस कट गया, ये इधर आएगा इधर जाएगा, तो डी बाई 4 बन जाएगा 1 माइनस 1/4, दैट विल बी 3/4। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/4 इंटू में रेडियस ऑफ अर्थ विच इज गिवन एट 6400 किलोमीटर। तो 4 से काटोगे तो ये बन जाएगा 1600 इंटू में 3 4800 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर वी विल बी योर करेक्ट। तो इसमें मेन बात एक थी, अगर बच्चों ने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया तो वहां पर गड़बड़ होने के चांस है, जो कि अपन क्लासेस के अंदर यूज करते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि हाइट शुड बी वेरी वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ, और इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती, जनरल फॉर्मूला होता है। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ रिलेशन बिटवीन एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी एंड टेम्परेचर टी फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, तो गामा हमारा सीपी बाई सीवी होता है, ये अपन जानते हैं सभी। ठीक है, तो टेम्परेचर का कोई भी लेना देना यहां पर नहीं होता, टेम्परेचर के ये इंडिपेंडेंट होता है ना, क्योंकि अपन पढ़ते हैं ना कि एक मोनोटोमिक गैस है, उसमें टेम्परेचर जो मर्जी हो, जैसे ही मोनोटोमिक गैस अपन बोलते हैं तो 5/3 वहां पर अपन गामा लिख देते हैं उसका, या 7/5 डायटोमिक के लिए। तो जो भी अपन बोलते हैं उसमें टेम्परेचर कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ गैस की एटोमिसिटी से डिफाइन होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, तो गामा इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो टी के इंडिपेंडेंट है बेसिकली, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला गया कि दो सेल हैं जिनको पहले, दोनों आइडेंटिकल सेल हैं। ठीक है, इनको पहले अपन कनेक्ट करते हैं सीरीज के अंदर और बाद में कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, एक लोड के अक्रॉस जो 5 ओम है, दोनों में लोड जो है वो सेम है। इफ द करंट थ्रू द लोड इन बोथ द केसेस इज सेम, तो दोनों ही केसेस में लोड से सेम करंट आती है, तो पूछा फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स कितना होगा। ठीक है, तो कैसे अपन यहाँ पे सिचुएशन बनाते हैं, देखो क्या कहानी है। या आपने दो सेल लिए, एक सेल ये और दूसरा सेल ये, इसको आपने कनेक्ट कर दिया सीरीज में, किसके साथ, एक 5 ओम के रेजिस्टेंस के साथ, तो ई आर और ये हो गया 5 ओम। तो यहां से आने वाला करंट कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहां से आने वाला ई और ई ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2E, और रेजिस्टेंस भी आपके ऐड हो जाएंगे, आर और आर कितना हो जाएगा 2R, और प्लस में कितना हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, ये हो गया केस नंबर फर्स्ट। सेकंड सिनेरियो, ई आर ऐसे कनेक्टेड है और ई और आर ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड है, और अक्रॉस लोड लगे हुए हैं जिसका वैल्यू है 5 ओम रेजिस्टेंस। तो ये आप जानते हो जब पैरेलल में सेम आपके जो है सेल्स लगे होते हैं तो ईएमएफ सिर्फ एक का ही बचता है। जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो यहाँ पे जो E का वैल्यू आएगा, ये सीधा अपन शॉर्टकट याद भी रखते हैं और चाहे तो इसको निकाल भी सकते हैं, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 इंटू में R इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूले से। ठीक है, बट ईएमएफ का वैल्यू अक्सर बच्चों को जो भी कोचिंग वगैरह लेते हैं उनको सबको याद ही होता है कि अगर आइडेंटिकल सेल्स लगे हुए तो आपका ईएमएफ बनेगा, एक सेल का जो ईएमएफ है वो कितना होगा E, और रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, उतने ही टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अगर 2 ब्रांचेस है तो R/2, 3 है तो R/3, तो अभी 2 ब्रांचेस कितना हो जाएगा R/2 हो जाएगा। ये मैंने यहां पर इसको इक्विवेलेंट सेल बना दिया। ठीक है, और ये कहां लगा हुआ है 5 ओम के साथ। ठीक है, तो यहां भी जो करंट फ्लो करेगी और यहां भी जो करंट फ्लो करेगी वो दोनों क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। ठीक है, तो यहां पर अपन कैसे काम करेंगे, E का वैल्यू तो E हो गया, रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 प्लस R/2। ठीक है, तो इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, E से E को काट देंगे, इधर जाएगा तो 5 2 कितना बनेगा 10 प्लस R/2 इंटू में 2 कितना हो जाएगा R इज इक्वल टू 2R प्लस 5। तो यहां से आपका R का वैल्यू कितना निकल करके आ जाएगा 5 ओम निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा R का वैल्यू आ गया 5 ओम, तो हमारा आंसर जो है ये इंटीजर टाइप में है, तो यहां पर हमारा आंसर 5 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है, अगर दूर से दिख ना रहा हो तो 400x² आई कैप। ठीक है, ये आपको दे रखा है और पूछा है आपसे कि फ्लक्स जो है वो पास करेगा कितना, और ये शेप दे रखी, तो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये इन दो सरफेस से पूछा है। ठीक है, एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस, इन दो सरफेस से पूछा है। मैं रीड आउट कर लेता हूं, फाइंड टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। ठीक है, ये आपका इन दो सरफेस का, ठीक है, जहां तक मैं इसको याद कर पा रहा हूं, या क्यूब से भी अगर अपने निकालना हो, लेट्स से इन दो सरफेस से नहीं पूछा, क्यूब से पूछा, चलो ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने लिखा फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब, है ना, पूरे क्यूब से ही निकालना। चलो पूरे क्यूब से भी अपन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा, तो पहले तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप डायरेक्शन में है तो यहां से यहां से यहां से यहां से इन चार फेसेस से आपका फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा। सिर्फ इस वाले फ्लक्स जो वाईजेड प्लेन के अंदर रखे हुए हैं, सिर्फ उन्हीं से आपका फ्लक्स आएगा। ठीक है, इससे कोई फ्लक्स नहीं आएगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, इससे भी नहीं आएगा। ठीक है, और सामने वाले से भी नहीं आएगा और पीछे वाले से भी नहीं आएगा, इधर वाले से आएगा और इधर वाले से आएगा। ठीक है,
बट यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर x का वैल्यू कितना है, 0 है। तो आपके यहां पर x का वैल्यू कितना है, 0, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स यहां से भी नहीं आएगा, तो सिर्फ इस वाले फेस से फ्लक्स आने वाला है, इस वाले फेस से, जिसको मैं अब कलर कर रहा हूं, सिर्फ इससे आने वाला है। ठीक है, कितना हो जाएगा, E इंटू में एरिया। तो फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, E एरिया, एंगल तो 0 ही है। ठीक है, E A cos 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, 400। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो इसका साइड कितना दे रखा है आपको, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो 400 इंटू में 20 का स्क्वायर, तो 20 सेंटीमीटर में है, तो उसको अपन 0.2 मीटर बोल पाएंगे ना, 0.2 मीटर हो जाएगा। तो 0.2 यानी 2/10, तो 2/10 मैंने ऐसे कर दिया, स्क्वायर कर दिया, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ने क्या करना है, एरिया से मल्टीप्लाई करना है। दोबारा इसी साइड कितनी हो जाएगी, 0.2, तो 0.2 इंटू में 0.2, तो दोबारा 2/10 इंटू में 2/10, तो 2 0 कट जाएंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, तो 64/100 यानी कि 0.64। तो ये आपका यहां से जो है वो आंसर आ जाएगा। तो पूरे क्यूब से भी ये आंसर आ रहा है, अगर इन दोनों से पूछा था तो भी ये आंसर आता है, क्योंकि फ्लक्स बाकी पांचों सरफेस से 0 है, सिर्फ इस वाली सरफेस से ही निकल करके आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है कम्युनिकेशन सिस्टम का। ठीक है, जहां तक बच्चे टिक नहीं पाते हैं मोस्टली, वहां से पहले ही नॉर्मली बच्चे सेल्फ स्टडी में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बट यहां से भी क्वेश्चन आते हैं और बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं। एक मैसेज सिग्नल आपको दे रखा है ये वाला, ठीक है, और उसको आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में लेके गए हो आप एक कैरियर वेव के साथ, जिसका फ्रीक्वेंसी ये वाला दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि बताओ कौन सी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में प्रेजेंट होगी। तो अपन जानते हैं कौन सी होती है, FC प्लस FM प्रेजेंट होती है, और FC प्रेजेंट होती है, और FC माइनस FM प्रेजेंट होती है। तो ये 3 फ्रीक्वेंसी आपकी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में प्रेजेंट होती है। तो अपन तीनों का एक वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले FM निकाल लेते हैं, तो FM कितना आएगा यहां पर, तो ओमेगा M है ना, इज 2 पाई FM इज ओमेगा M, और ओमेगा M कितना दे रखा है, 4 पाई। तो यहां से हमारा FM का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 2 निकल करके आ गया। ठीक है, सिमिलरली कैरियर वेव से अपन FC निकाल लेते हैं, तो 2 पाई FC विल बी ओमेगा C। ये वाला फॉर्मूला सबको मालूम होगा होपफुली। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F, तो 2 पाई FC और ओमेगा C कितना हो गया, 1000 पाई। तो पाई से पाई कट गया और FC का वैल्यू आ गया 500। तो FC आपका 500 आ गया, FM आपका 2 आ गया। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी बनेगी 500 प्लस 2 502, ये वाली आपकी बनेगी 500, और ये बनेगी 500 माइनस 2 यानी कि 498। ठीक है, तो ये 3 फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होंगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, और ये वाली प्रेजेंट नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन जो है 1 2 3 विल बी करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर C यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बेसिक क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, जो कि मॉडर्न फिजिक्स से है। एक न्यूट्रॉन जो है वो, ये भी अपन क्लास में थ्योरी के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत ही नोट्स का ही क्वेश्चन है। अ न्यूट्रॉन कैन ब्रेक इनटू प्रोटॉन बट प्रोटॉन कैन नॉट ब्रेक इनटू, ये एनसीईआरटी के अंदर भी शायद लिखा हुआ है। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ऐसी बातें थोड़ी रट्टू होती है, वो एनसीईआरटी से आ जाती है। तो एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में ब्रेक कर सकता है, बट प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में ब्रेक नहीं कर सकता है ना। तो ये इन्होंने बोला है, तो पूछा है कि क्यों ऐसा होता है। तो ये न्यूक्लियस के बाहर की बात ये अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कैन ब्रेक इनटू प्रोटॉन बट प्रोटॉन जो है वो ब्रेक नहीं कर पाता, क्योंकि प्रोटॉन का मास जो है वो कम होता है। तो अगर आपको प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के अंदर ब्रेक करना है, आगे जो भी हो, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी जो है यहां पर सप्लाई करनी पड़ेगी। ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप नहीं हो सकता है। ठीक है, तो प्रोटॉन यहां पर आपका स्टेबल है, आपको कुछ ना कुछ मास देना पड़ेगा ताकि आपका जो प्रोडक्ट का मास है वो इंक्रीज कर सके एनर्जी मास इक्विवेलेंस की हेल्प से। ठीक है, तो यहां पर लेसर मास 5 केजी जो 6 केजी नहीं बना सकता अनटिल अनलेस एनर्जी बाहर से पुट इन ना हो। ठीक है, तो अपन बोलेंगे प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मास जो है वो कम होता है न्यूट्रॉन के मुकाबले। ठीक है, तो यहां पर अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होता है और प्रोटॉन का मास जो है वो कम होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, है ना। ये सब बातें फालतू की हैं, न्यूट्रॉन इज कंपोज ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रिएक्शन के टाइम पैदा होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल ये है, लेकिन ये रीजन नहीं है। ठीक है, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, ये सब रीजन नहीं है। ठीक है, रीजन आपका वो मास वाला है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुके। ठीक है, थैंक यू।